चलो भाई हेडिंग बोलो एक बार जल्दी, इससे पहले चैप्टर का नाम बोल दो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, है ना। शुरू करें। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी आपका जानना यह है कि सोसाइटी के 3 पिलर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिसका क्या काम होता है, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसका क्या काम होता है, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। और जुडिशियरी, जिसका काम होता है लॉ को बनाते वक्त या लॉ को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, है ना। तो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आपको याद हो तो सब मिला के 41 प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से आपको याद होगा पहले प्रिंसिपल्स के नाम से होता है। प्रिंसिपल के नाम से पहले जनरल प्रिंसिपल कितने, 7, अदर प्रिंसिपल्स कितने, 6। तो 6 और 7 हो गया 13, अदर प्रिंसिपल्स और जुड़ेंगे 10 तो हो गया 23। उसके बाद एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आता है जो 13 + 5 18 है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो अराउंड 51 प्रिंसिपल्स आपको इस चैप्टर के अंदर कवर अप करना होता है ना। चलिए जी, तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। अब लाइन बाय लाइन शुरू करने के लिए बस मैं एक बार जल्दी से ये देख लेता हूं। चलो जी, सबसे पहले आपको याद होगा 2 वर्ड होता है लॉ को लेके, है ना, कि एक तो लॉ को हम पढ़ रहे हैं और एक लॉ का हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लॉ को जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप इतना जान पाते हैं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जब आप लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो आप ये भी जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। बाकी बता दिया था इस चैप्टर के अंदर अराउंड सब मिला के 41 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है, जिसमें प्रिंसिपल्स भी होंगे और एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होंगे, है ना। अब शुरू करते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले लाइन बाय लाइन आ जाइए। सबसे पहले स्टैट्यू। स्टैट्यू का मतलब क्या होता है, लॉ। लॉ क्या होता है भाई, लेजिस्लेचर का इच्छा का मतलब जिस तरीके से लेजिस्लेचर की सोच होगी वैसा ही लॉ बनेगा। लेजिस्लेचर में कौन होता है, जनरली जिनकी सरकार होती है ना। जिनकी क्या होती है, सरकार होती है, वो मेजॉरिटी में होते हैं और वो फिर अपनी मर्जी के हिसाब से लॉ बनाते हैं, है कि नहीं। ज्यादातर लॉ में क्या चीजें आती हैं भाई, एक्ट, है ना। लॉ कितने तरीके का हो सकता है, तो लॉ हो सकता है, लिखा भी होगा आप लोगों ने, कितने तरीके का बताओ तो, गिनती में 8 में सबसे पहले बताओ कोडिफाइंग। कोडिफाइंग का मतलब किसी सब्जेक्ट पे आज तक कोई भी लॉ लिखा गया नहीं था, अब आप उसके ऊपर लॉ लिख रहे हैं, तो दैट बिकम्स द कोडिफाइंग। डिक्लेटरी का ऑब्जेक्टिव बस ये होता है डिक्लेटरी लॉ का कि ये बता देना कि क्या गलत क्या सही, उसके आगे पीछे की बातें इसमें लिखी भी होती नहीं है, मतलब जनरली प्रोसीजरल चीजें इसमें लिखी भी होती नहीं है। रिमीडियल का मतलब आप क्या करते हैं, जो नॉन स्टैचुरी लॉ है ना, या कॉमन लॉ है, अगर आप उसको क्या कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑल्टर, मतलब कॉमन लॉ नॉन स्टैचुरी लॉ को लगभग लॉ का दर्जा देते हैं, तो दैट बिकम्स रिमीडियल। अमेंडिंग का मतलब जो स्टैचुरी लॉ है उसको आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कॉन्सोलिडेटिंग लॉ, बहुत सारे लॉ को एक जगह कॉन्सोलिडेट कर दिया जाता है, दैट बिकम्स द कॉन्सोलिडेटिंग लॉ। इनेबलिंग का मतलब किसी चीज पे मनाही थी, उस मनाही को खत्म कर दिया, पहले वो डिसअलाउड था अब वो अलाउड हो गया। डिसेबलिंग उल्टा, मतलब जो चीजें पहले से अलाउड थी उसके ऊपर अब रोक लगा दी गई। पीनल, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्या लगाना, जुर्माना लगाना, पेनल्टी लगाना, सजा देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, पीनल लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू का मतलब बता ही दिया था, जब स्टैट्यू के पीछे लेजिस्लेचर की सोच तक हम पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं हम लॉ का क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम क्या डिस्कवर करते हैं, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, है कि नहीं। अब देखिए इंटरप्रिटेशन और लेजिस्लेशन में डिफरेंस है। कैसे भाई, लेजिस्लेशन करता है लेजिस्लेचर, इंटरप्रिटेशन का काम होता है जुडिशियरी का, है कि नहीं। ठीक है, अब आइए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन चार्ट के थ्रू कर लेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स में 1 2 3 4 5 और 2 और कर लेंगे तो सब मिला कितने हो जाएंगे, 7। पहला आपको याद होगा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, है ना। फिर है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मिसचिफ रूल और हेडेंस रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रिपग्नेंसी डॉक्ट्रिन, और भी 2 हैं। चलिए जी पहले कर लेते हैं। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का कहना है कि जब भी आप किसी भी लॉ को पढ़े, किसी भी सेंटेंस को पढ़े, किसी भी वर्ड को पढ़े, तो उसका नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर और जो ग्रामेटिकल मीनिंग है आपको वही लेना है।
इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, इसी को हम प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, जो कहता है प्लेन इंटरप्रिटेशन कीजिए। क्या कीजिए? प्लेन इंटरप्रिटेशन कीजिए। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का कहना है कि कभी भी अगर लगता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से काम नहीं चल पा रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो उस केस में याद रखिएगा कोर्ट चाहे तो लिटरल कंस्ट्रक्शन को छोड़ के रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कर सकता है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन जिससे लॉ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, फिर उसको क्या बोलते हैं हम? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। मिसचीफ रूल और हेडेंस रूल, ये आपको तब लगता है जब एक वर्ड के कितने मीनिंग आ रहे हैं? 2 या 2 से ज्यादा, और आप कंफ्यूजन में है कि कौन सा मीनिंग लिया जाए। तो आप वो मीनिंग लीजिए जिससे जो गलत है उसको सजा मिले और जो सही है उसको रेमेडी मिले, रिलीफ मिले, है ना। उसके लिए एक हिंदी लिखवाया था तुम लोग को, देखो, बुरे का बुरा हो, अच्छे का अच्छा, है ना। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपका तब लगता है जब एक ही लॉ के अंदर 2 प्रोविजंस आपस में लड़ जाएं, तो हमें उस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जिससे कि लड़ाई खत्म हो जाए और 2 या 2 से ज्यादा जो प्रोविजंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं वो आपको सभी खुश हो जाएं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब हार्मनी बनाना। इंटरप्रिटेशन ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंप्लायंस अचीव कर सकें। क्या कर सकें? मैक्सिमम कंप्लायंस अचीव कर सकें। रेपग्नेंसी डॉक्ट्रिन का क्या कहना है कि अगर कभी भी, जरा ध्यान सुनिएगा, कभी भी अगर आपका एक लॉ का दूसरे लॉ के साथ क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो पहले कोशिश की जाती है कि सारे लॉ का ही कंप्लायंस हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसमें ढूंढा जाता है लीडिंग लॉ, कि उसमें से जो लीडिंग लॉ है, जो लीडर है वो, अगर लीडर लॉ आपको नहीं मिल पा रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो लास्ट में लॉ बना है उसी को लीडिंग लॉ मान के आप उसी का क्या कर देते हैं? कंप्लायंस कर देते हैं। उसके बाद याद होगा 2 और है, रूल ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशल। किसी मुद्दे पे जनरल लॉ भी है और स्पेशल लॉ भी है, तो आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? ऐसे कोशिश करेंगे दोनों ही लॉ का कंप्लायंस हो, लेकिन अगर दोनों में भयंकर कंफ्लिक्ट है तो फिर स्पेशल लॉ को आप ज्यादा इज्जत देंगे, स्पेशल और जब पार्टिकुलर लॉ को ज्यादा आप इज्जत देंगे। रूल ऑफ एजुडिसम जनरलिस का क्या कहना है कि जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। जनरल वर्ड का मतलब जैसे एग्जाम्पल तुम लोगों ने लिखा होगा, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, जैसे एक्सेट्रा वर्ड है, और कौन कौन है? एंड सो ऑन, एंड द लाइक, एंड मेनी मोर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे लेंगे? तो आपको देखना उसके पीछे के जो वर्ड्स हैं, उसके पीछे के मतलब जनरल वर्ड से पीछे जो वर्ड चल रहे हैं वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मान के चलेंगे कि एक्सेट्रा का मतलब या जनरल वर्ड का मतलब उसी क्लास को आगे बढ़ाना था, उसी क्लास को आगे बढ़ाना था, है ना। इसमें जेनरिस वर्ड पकड़ लीजिएगा आप, जेनरिस का मतलब जनरल, जनरल वर्ड, है ना। जैसे रूल ऑफ एजुडिसम जनरिस एग्जाम में आ गया, तो जेनरिस वर्ड से समझ में आ जाएगा कि जनरल, जनरल वर्ड समझते ही हो। तो जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे लेते हैं? क्योंकि जनरल वर्ड का अपना खुद का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता, वो हमेशा इंटरप्रिटेशन कहां से उठाता है? उसके पीछे लिखे गए वर्ड से। उसके पीछे लिखे गए वर्ड्स अगर मालूम चला कॉमर्स के सब्जेक्ट को बता रहा है तो इसका मतलब एक्सेट्रा का मतलब आगे क्या चलने वाला था? कॉमर्स ही चलने वाला था, यही था ना। तो ये क्या था बताओ? जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना, याद है ना। चलिए जी, अब हम क्या पढ़ेंगे? अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, बोलो। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला कौन है? जल्दी 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 जल्दी। पहला है एक्सप्रेसिव यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रेस, जिसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड से 2 मीनिंग निकल रहा है और आपने उसमें से एक्सप्रेसली बोल दिया कि इसका मीनिंग यही है, तो जब आपने एक्सप्रेसली बोल दिया तो बाकी का जो और मीनिंग निकल रहा था वो अपने आप एक्सक्लूडेड है। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, है ना। आपने लिखा था दिस सेक्शन अप्लाइज टू टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। तो पर्सन का मतलब तो इंडिविजुअल भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी है, लेकिन चूंकि तुमने बोल दिया कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को आपने इंक्लूड कर दिया, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। कंटेम्परेनिया एक्सप्लिसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लगे, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर समय के साथ चेंज हो गया है तो आज का जो मीनिंग है वो नहीं लेंगे, वो लॉ जिस समय लिखा गया था उस समय उस वर्ड का क्या मीनिंग था उस हिसाब से हम मीनिंग उठाएंगे, जिसको हम कंटेम्परेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेम्परेरी। तो आज के हिसाब से लेंगे या लॉ जिस समय लिखा गया था उस टाइम के हिसाब से मीनिंग लेंगे? जब लॉ जिस समय लिखा गया था उस टाइम के हिसाब से मीनिंग लेंगे। नॉस्किटर और सोसिस का कहना है
कि किसी भी वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट वाइज लिया जाता है, मतलब आसपास के वर्ड्स को देख के लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए एप्पल के आसपास ग्रेप्स है ना, और उसके बाद क्या क्या है, मतलब आसपास फल का नाम लिखा हुआ है तो वहां एप्पल का मतलब फिर सेब ही होगा। लेकिन एप्पल के आसपास अगर सैमसंग और वीवो लिखा हुआ है तो एप्पल का मतलब फिर फोन होगा। तो उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उसी से किसी भी वर्ड का मतलब निकाला जाता है। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये बताया था ना, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। स्ट्रिक्ट और लिबरल, लिबरल में क्या होता है, लिबरल में आप अपने आप थोड़ा बहुत चीजों को इंक्लूडेड भी समझते हैं, लेकिन जब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो लिखा हुआ है बस हम उतना ही समझते हैं, हम ज्यादा इधर उधर जाते नहीं है। मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस के बीच में क्या डिफरेंस है, जो मैंडेटरी है वो कैसे पता चलेगा, क्या वर्ड रहेगा वहां, शैल है ना, और उसका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, लेटर में भी और स्पिरिट में भी। और अगर आपने मैंडेटरी प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया तो एक तो जो एक्ट करोगे वो इनवैलिडेट हो जाएगा, और दूसरा आपके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट भी होगा। लेकिन डायरेक्टरी वाला जो होता है वहां क्या वर्ड चलता है, शुड, है ना। टेक्निकल कंडीशंस होते हैं, नॉर्मली आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। सब्सटेंशियल कंप्लायंस कर देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आप पर पेनल्टी पनिशमेंट लगेगा, लेकिन जो काम है वो तो वैलिड ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आगे 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 आगे, कॉसस ओमिसस रूल। इसका मतलब क्या अगर कोई भी चीज के ऊपर लॉ नहीं बनाया गया, गलती से छूट गया, तो क्या वो चीजें परमिटेड रहेंगी या फिर वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से चलेगा, फिर वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल लॉ, कॉमन लॉ, फॉर एग्जांपल टॉट, है ना, फॉर एग्जांपल टॉट, उन सब से चलेगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन का भी रूल बताया है कि याद रखिएगा हर वर्ड का आपको मीनिंग निकालना है, और याद रखिएगा सीधी सी बात है, इंटरप्रिटेशन तब करते हैं जब चीजें एम्बिगियस, कंफ्यूजिंग हो। अगर चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से ही काम चल जाता है, वहां पर जबरदस्ती इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पशन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, आपने 5 स्टार रेटिंग भी दिया होगा इसको, है ना। आप जब भी लॉ पढ़े तो आप ये मन के मतलब ये सारी चीजें आप मान के चलेंगे कि ऐसी चीजें हो रही होंगी। उसमें सबसे पहला ये है कि आप ये मान के चलेंगे कि अगर कोई वर्ड्स लिखा है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ही होगा। लेजिस्लेचर को मालूम है कि समाज के हालात कैसे हैं। लेजिस्लेचर अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट करता है तो उसके लिए अलग से एक अमेंडमेंट एक्ट पास होता है। लेजिस्लेचर को मालूम है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी किस तरीके से काम कर रहा है। लेजिस्लेचर अगर आपके ऊपर ड्यूटी कास्ट करता है तो उसके लिए वो नेसेसरी पावर भी आपको देता है। जनरल रूल यही है, लेजिस्लेचर कोई मिस्टेक करता नहीं है, और आपसे कोई भी काम ऐसा करने के लिए लॉ में नहीं कहा जाएगा जिसका कोई मतलब ना हो। अगर कोई काम आपको कहा जा रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा ही होगा। याद है ना ये सब। बाकी बेयर एक्ट क्या होता है भाई, तो बेयर एक्ट ओरिजिनल टेक्स्ट होता है जो पार्लियामेंट ने पास किया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। बेयर एक्ट जनरली प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा जरूरी है, स्टूडेंट बेयर एक्ट उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बेयर एक्ट पढ़ने के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले बेयर एक्ट को हमेशा कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है, सेक्शन 2 के अंदर आप सीधा क्लॉज बोलते हैं, सब सेक्शन वहां बोलते नहीं। शुरुआत हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन से ही होता है, क्योंकि गोल्डन रूल वही है, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है। आपको सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन एज अ होल करना है ना। पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, और हमेशा बेयर एक्ट का अपडेटेड वर्जन ही पढ़िए। साइटेशन में आप जानते हैं जनरली क्या होता है, जैसे अगर कोई केस लॉ के नाम में AIR लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर। SCC लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट केसेस। SCJ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट जर्नल। SCR लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। DLT लिखा हुआ है दिल्ली लॉ टाइम्स। कुछ इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, है ना। ठीक है जी। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लॉ जिसमें अगर कोई चेंज आया है तो वो आगे से आगे के लिए इफेक्टिव होगा, है ना, वो हो गया प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है बैक डेट से भी वो इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो लॉ बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक लॉ होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ फंडामेंटल चीजें के ऊपर लिखा हुआ होता है, और याद रखिएगा इसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होगा, इसका कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। चलिए डीबिंग प्रोविजन। डीबिंग प्रोविजन का मतलब
कुछ वो ऐसे चीजों को मानना जो सच में वहां पर नहीं है, उसी को बोलते हैं ना एज्यूमिंग अ फैक्ट विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट। तो बहुत बार आप देखते हैं डीम टू बी वर्ड चलता रहता है, तो इसका मतलब आप ऐसी चीजों को एज्यूम करके चल रहे हैं जो सच में वहां दिख रहा नहीं है, तो उसको बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन। क्या बोलते हैं? डीमिंग प्रोविजन। सोशली बेनिफिशियली कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब अगर कभी भी कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो याद रखना कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऐसा करेगा जिससे समाज का ज्यादा से ज्यादा भला हो, मतलब भलाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो, ये सोच के फिर वो इंटरप्रिटेशन करेगा। अगर उसके पास दो ऑप्शन है, अगर कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन के दो ऑप्शन है कि एक नैरो मीनिंग लो जिससे कुछ कम लोगों को फायदा होगा, एक वाइडर मीनिंग लो जिससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा, तो फिर वो वाइडर मीनिंग वाला ही इंटरप्रिटेशन करेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लोगों को फायदा हो। प्रोसीजरल लॉ का इंटरप्रिटेशन मैंने बता ही दिया था कि प्रोसीजरल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, और याद रखिएगा जो भी प्रोसीजरल लॉ है ज्यादातर उसको डायरेक्टरी ही माना जाए। प्रोसीजरल लॉ का एक सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी कर देंगे तो भी काम चलेगा, और जो आपका प्रोसीजरल लॉ होता है ज्यादातर वहां कौन सा वर्ड चलता है? शुड। कौन सा वर्ड चलता है? शुड। वहां शैल लिखा हुआ है फिर भी उसको डायरेक्टरी ही माना जाए, मैंडेटरी उसको माना ना जाए। फिस्कल एंड टैक्सिंग स्टैट्यू, याद रखिएगा जो भी टैक्सेशन कानून है उस टैक्सेशन कानून के अंदर कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन करता है जिससे कि समाज के लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम पड़े, है ना। वो अपने आप वहां लोगों को इंक्लूड करके उसके ऊपर टैक्स लगाएगा नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि इंटरप्रिटेशन ऐसा हो अगर कंफ्यूजन है तो जिससे कम लोग टैक्स के दायरे में आए, ज्यादा लोगों को टैक्स देना ना पड़े, है कि नहीं। वो इस तरीके से सोच के वो फिस्कल और टैक्सिंग स्टैट्यू का क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। बाकी बता दिया था अगर स्टैट्यू का मतलब एक्ट, रूल और रेगुलेशन में कभी भी कंफ्लिक्ट हो जाए तो सबसे ऊपर कौन माना जाता है? एक्ट, फिर कौन माना जाता है? रूल, और फिर कौन माना जाता है? रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन इसमें क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और जो स्टैट्यू है दैट इज स्टैच्यूटरी लेजिस्लेशन, दैट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। तो एक्ट तो हमेशा ही ऊपर माना जाएगा, एक्ट के नीचे कौन रहेगा? रूल, और रूल के नीचे क्या रहेगा? रेगुलेशन रहेगा, है कि नहीं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब आता है इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हेल्पिंग टूल हैं जो इंटरप्रिटेशन करने में आपको मदद करते हैं। क्लियर है? आइए सबसे पहले इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वो एड्स हैं जो आपको लॉ के अंदर ही मिलेंगे और उस लॉ को आपको समझने में मदद करेंगे, लॉ के अंदर ही मिलेंगे आपको, इसलिए उसका नाम है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो लॉ स्टार्ट होता है अपने नाम से भी लॉ का ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है। प्रियम्बल लॉ का क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव बताता है ना, ऑब्जेक्टिव बताता है, एक रिसाइटल की तरह होता है, और प्रियम्बल को भी लॉ का पार्ट ही माना जाता है। उसके बाद लॉ को चैप्टर्स में बांट दिया जाता है और हर चैप्टर का अपना एक नाम होता है। उस चैप्टर के अंदर जो नाम होगा उसी से रिलेटेड सिर्फ सेक्शंस डाले जाते हैं। जैसे कंपनी लॉ के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? मतलब जेआईजीएल में तुम लोग कंपनी लॉ नहीं बताओगे, कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? बोलो। 29 चैप्टर्स है ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर क्या है भाई? सेक्शन नंबर 2 जनरली इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है और वो अल्फाबेटिकल इन नेचर होता है, वहां पर सारे डेफिनेशंस दिए रहते हैं। सेक्शन 2 के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन होता नहीं है, इसलिए यहां पर हम सब सेक्शन नहीं बोलते, सीधा क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ये हो गया इंटरप्रिटेशन क्लॉज, है ना, समझ रहे हो ना सब कुछ। उसके बाद होता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो जनरली जो चीजें जनरली लिखी होती हैं उससे कुछ अलग बताता है। अब अलग का मतलब एकदम उल्टा हो गया तो एक्सेप्शन ही हो जाएगा, और थोड़ा अलग है तो फिर अलग बात करेगा। प्रोवाइजो लिखने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट प्रोवाइजो अगर है तो प्रोवाइडेड दैट, सेकेंड प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड फोर्थ उसके बाद जब भी होगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। इस तरीके से प्रोवाइजो लिखा जाता है। नॉट विथस्टैंडिंग, जिस सेक्शन के अंदर नॉट विथस्टैंडिंग लगा हुआ है, जिस सेक्शन के अंदर नॉट विथस्टैंडिंग लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज। क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज। और नॉट विथस्टैंडिंग उस सेक्शन को क्या बना देता है? पावरफुल। किस तरीके से पावरफुल? अगर इस सेक्शन से, इस सेक्शन में जिस सेक्शन में नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ है उसके आगे कुछ लिखा रहता है,
जो आगे लिखा हुआ है उसके ऊपर ये ओवरराइड कर जाएगा। अगर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट तो पूरे एक्ट पे ओवरराइड कर जाएगा। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ ऑफ इंडिया तो भारत के सारे लॉ पे ही क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। लिख दिया नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 67 तो सेक्शन नंबर 67 पे सिर्फ क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। तो याद रखना नॉट स्टैंडिंग वर्ड उस सेक्शन को क्या बना देता है, पावरफुल। किसके ऊपर, जो आगे लिखा हुआ है, जो आगे लिखा हुआ है। नॉट स्टैंडिंग का एकदम उल्टा कौन होता है, सब्जेक्ट टू। जहां नॉट स्टैंडिंग एक सेक्शन को क्या बनाता है, पावरफुल, वहीं सब्जेक्ट टू कहीं ना कहीं उस सेक्शन को कमजोर बना देता है। सब्जेक्ट टू का बोलना है कि आप मेरा भी कंप्लायंस करो और मैं जिसका बोल रहा हूं उसका भी कंप्लायंस करो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि मैं आपको बायबैक करने का पावर देता हूं, पर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, तो बिना सबसेक्शन 2 को माने हुए सबसेक्शन 1 का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो जहां नॉट स्टैंडिंग आपको बनाएगा पावरफुल, वहीं सब्जेक्ट टू आपको क्या बना देता है, कमजोर, किसी और सेक्शन पे डिपेंडेंट बना देता है। क्या बना देता है, डिपेंडेंट। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब जो हम बोल रहे हैं हमको भी मानिए और जो बाकी चीजें बोल रही हैं उसको भी मानिए। हमारा बोलना किसी और की बात को काटना नहीं है, वो भी चलेगा और हम भी चलेंगे, इसी को बोलते हैं ना विदाउट प्रेजुडिस। उसके बाद आइए अगला, मे एंड शैल। मे का इस्तेमाल कहां करते हैं आप, जब आप ऑप्शनल चीजें लिखना चाहते हैं या डिस्क्रिशनरी अपनी मर्जी के अनुसार। मे लिख दिया इसका मतलब मर्जी है। लेकिन शैल आप जनरली कहां इस्तेमाल करते हैं, जहां आप मैंडेटरी चीजें लिखना चाहते हैं। क्लियर है। बाकी बहुत जगह ऐसा होता हुआ नजर आता है कि शैल लिखा हुआ फिर भी मे इंटरप्रिटेशन हो जाता है, मे लिखा हुआ फिर भी शैल इंटरप्रिटेशन हो जाता है। पर जनरल रूल तो यही कि मे का मतलब ऑप्शनल चीजें, डिस्क्रिशनरी, और शैल का मतलब मैंडेटरी। एंड और में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। एंड जो है कंजक्टिव है, कंजक्टिव मतलब चीजों को जोड़ता है, और जो है वो डिसकंजक्टिव है। डिसकंजक्टिव मतलब वो जोड़ता नहीं है, वो उस चीज को किस में ले आता है, ऑप्शन में ले आता है। किस में ले आता है, ऑप्शन में। याद है कंजक्टिव वर्ड इसमें कहीं लिखा होगा, जो लिखा भी हुआ। यही सब की वर्ड्स हैं, ये सब एग्जाम में लिखोगे ना तभी वो मार्क्स देंगे। जैसे एंड और वाला आ गया, तुमने कंजक्टिव वर्ड लिखा नहीं तो हो सकता है वो मार्क्स नहीं देंगे आपको, है ना। तो ये कीवर्ड्स को आपको पकड़ना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन से बहुत बार सेक्शन के साथ दिया रहता है, सो दैट कि हमें उस सेक्शन को अच्छे से समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सब्सिडरी होल्डिंग का जो आपका रिलेशनशिप है उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक एग्जांपल बना के ही दिया हुआ है। मार्जिनल नोट्स बताया था, हर सेक्शन के साइड में लिखा रहता है ना। पहले इसका मतलब होता था, पर आज के जमाने में उसका कोई मतलब इंटरप्रिटेशन में अब लिया जाता नहीं है। आपको याद होगा मार्जिनल नोट्स ओल्डन टाइम्स में चलता था, आजकल में उसका कोई खास मतलब नहीं है ना। देखो पढ़ के देख लो, ये लिखा भी हुआ है कि मॉडर्न व्यू यही है कि मार्जिनल नोट्स का अब कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा साइड में लिखा था। वो लिखा हुआ एट द साइड ऑफ द सेक्शंस लिखा हुआ रहता था। शेड्यूल, जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी एनेक्सर्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, ये सब एक्ट के लास्ट में डाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल। जरा बताइए शेड्यूल, कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल है, इतना तो बता ही दोगे। कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल है, 7 शेड्यूल्स, है ना। यार क्या तुम लोग कहीं गड़बड़ा ना दो मामला मेरा, ऐसा तो नहीं करोगे। चलो आगे, शेड्यूल समझ में आ गया। अब आइए एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल एड्स में सबसे पहले पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जब लॉ पास हो रहा था तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में आपस में क्या होता होगा, डिस्कशंस होता होगा। उस डिस्कशन से भी हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी का रेफरेंस लेते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट ईरानी कमिटी रिपोर्ट है ना। तो कमिटी के रिपोर्ट को पढ़ के भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि सेक्शन के पीछे क्या दिमाग चल रहा था लेजिस्लेचर का। कभी कभी हम दूसरे स्टैट्यू का भी मदद लेते हैं, जैसे गुड्स का डेफिनेशन लेने के लिए ज्यादातर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में घुस जाते हैं। कंज्यूमर का डेफिनेशन लेने के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में घुस जाते हैं, है ना। कंपनी का डेफिनेशन लेने के लिए किसी और एक्ट में वो कंपनीज एक्ट को रेफर कर देते हैं। तो दूसरे लॉ का भी मदद बहुत बार हम लेते हैं। लीगल डिक्शनरीज का भी बहुत बार मदद लेते हैं, और फॉरेन डिसीजंस का तो काफी मदद लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केस लॉ, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आ गई किसके अंदर, आपका एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सब्सटेंशियल कंप्लायंस, सब्सटेंशियल कंप्लायंस का मतलब एक बात बताइए, क्या पूरा कंप्लायंस 100% कंप्लायंस या अराउंड 100% कंप्लायंस। अराउंड 100% कंप्लायंस। आपको मैंने बता ही दिया था कि अगर आपका जो मेन पर्पस है वो अचीव हो रहा है, भले ही उसके सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरे हो ना हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है तो वो उसका कंप्लायंस ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ था कि जहां लिखना था आई बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब मैं बिलीव करता हूं कि सारी चीजें ट्रू हैं, उसको किसी ने लिख दिया था कि मैं ये बिलीव करता हूं कि कुछ भी गलत नहीं है। बात दोनों का बराबर ही है।
है ना, मैं बिलीव करता हूं कि सब कुछ सही है, या मैं बिलीव करता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बात तो बराबर ही है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत, अगर टेक्निकल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रहे हैं तो भी चलेगा, ये सब्सटेंशियल कंप्लायंस माना जाएगा। सब्सटेंशियल कंप्लायंस इज गुड, कहीं वो नॉन कंप्लायंस के श्रेणी में आता नहीं है कि नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका क्या बोलना है भाई, कि याद रखिएगा लॉ आपको हमेशा एक्सक्यूज करेगा ऐसे परफॉर्मेंस को ना करने में जो इम्पॉसिबल हो चुका है आपके लिए। जो चीजें इम्पॉसिबल हैं आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसके लिए माफी है। इसके लिए क्या है, माफी है। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, क्या एल इम्पॉसिबिलिनम एस्टिनो, इसका मतलब किसी को भी वो काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो इम्पॉसिबल है। दूसरा, इम्पॉसिबिलियम नुला ऑब्लिगेशन एस्ट, ठीक है, आपसे आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि इम्पॉसिबल चीजें करे। ये सब याद रहेगा तुम लोग को। कहा सर, अगर ये पूछ लिया तो मुश्किल है, लेकिन ये नहीं, एक्चुअली वो लिख के देंगे आपको इसका क्या निकालना है, हाँ मीनिंग निकालना है, नहीं तो गड़बड़ मत कर देना। लेक्स नॉन कॉजिटड इम्पॉसिबिलिया, फिर वही बार बार वही, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती इम्पॉसिबल काम करने के लिए। पोशेंशिया एक्सक्लूसिटल जेम, जो भी है भाई देख लो, ये याद रखिएगा, लॉ आपको ऐसे काम को ना करने पे भी माफ कर देगा जो काम आपके लिए अब क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। जिसमें एक एग्जांपल था कि आर्बिट्रेटर को अवार्ड की कॉपी नहीं मिल पाई, उसका कारण ये था कि वो किसकी कस्टडी में चला गया था, कोर्ट। अब कोर्ट के साथ तो जबरदस्ती आर्बिट्रेटर कर नहीं सकता था, तो ये इम्पॉसिबल ही माना गया था। अब चूंकि इम्पॉसिबल माना गया तो फिर इसमें कुछ भी गलत माना गया नहीं, ठीक है। तो ये एक था चैप्टर जिसका मुझे लगता है रिवीजन बहुत काम आएगा आपको, है ना। चलो जी, उसके बाद आइए आगे। अगला कौन सा चैप्टर बोला था, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे आवाज जरा, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे आइए, थोड़ा पेज नंबर बता दो मुझे। पुरानी बुक में किसी में भी बता दो। 50 ठीक तो है। चलिए जी, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट पे। क्या तुम लोग का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हो गया ना रिवाइज अच्छे से? लिखने के लिए तो कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन मेन मेन बातें याद आ गई जो मैंने बोला अभी, याद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, 4:38 हुआ, 2 मिनट का सिनेमेटिक पॉज। चार्ट के थ्रू भी काफी कुछ हो जाएगा, है ना, एक आइडिया मिलना जरूरी है आपको। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी। स्टैंपिंग इज व्हाट सर? इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। आपको याद होगा, वेन एवर यू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, है ना। स्टैम्प ड्यूटी 3 तरीके से दे सकते हैं आप। एडहेसिव स्टैम्प, छोटे मोटे स्टैम्प ड्यूटी के लिए क्या चलता है, एडहेसिव स्टैम्प, जिसको रेवेन्यू स्टैम्प कहते हैं। उसके बाद स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। और आजकल क्या चलने लगा है, ई स्टैंपिंग। क्या चलने लगा है, ई स्टैंपिंग। तो ये 3 तरीके से आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। बाकी आपको बता दिया था, स्टैंपिंग इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम कमाने पर टैक्स देना है, ऐसे ही अगर भारत में आप इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर है जी। बाकी बताया दिया था, स्टैम्प ड्यूटी कौन से लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टैम्प ड्यूटी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी स्टैम्प ड्यूटी लेगा। पर याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां तुमने एक लिस्ट लिखा होगा, देखो तो 5, 8, 10 क्या लिखा हुआ है। अरे जो बच्चा पढ़े हुआ है यहां पे लिखा होगा, इसमें कितना 5, 8 कितना लिखे हुए यहाँ पे, नहीं लिखे हो तो गिन लो अभी, 1, 10 ना, तो वही तो मैं पूछ रहा था। 10 इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी जितने बच गए उस पर कौन लेगा, स्टेट। तो इसका मतलब ज्यादा इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में। तो बहुत बार लोग स्टैम्प ड्यूटी को स्टेट सब्जेक्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी।
जो हम बोल रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, जो दैट इज सेंट्रल लॉ, दैट इज सेंट्रल लॉ। आइए जी, बाकी मैंने बता दिया था। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, सब पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। तो आप मान के चलिए अराउंड 10% इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में आता है? सेंटर के हाथ में आता है। लेकिन 90% इंस्ट्रूमेंट अभी भी किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में। चलिए भाई, इंस्ट्रूमेंट आपको याद होगा, सबसे पहले ये बड़ा अच्छा बताया था तुम लोग को, ये है ना, इनकम टैक्स से स्टैम्प ड्यूटी को क्या किया था? आपको कंपेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। जल्दी देखो इधर, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? अर्निंग ऑफ इनकम। स्टैम्प ड्यूटी के अंदर क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इनकम टैक्स में क्या होता है? पहले टैक्सेबल इवेंट आता है, पहले आप इनकम कमाते हैं, उसके बाद आप टैक्स देते हैं। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ पे पहले आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, मतलब पहले स्टैम्प ड्यूटी दे दिया, बाद में उस स्टैम्प पेपर पे आपने क्या किया? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बाकी याद रखिएगा, 3 तरीके के वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है मटेरियल थिंग, दैट इज पेज, ब्लैंक पेज, वो कुछ नहीं है ना, लॉ में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पर कुछ भी लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट। उससे भी हमें ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जो लिखा उससे क्या हुआ? किसी पर्सन के राइट या लायबिलिटीज या तो क्रिएट हुए, या राइट या लायबिलिटीज ऑल्टर हुए, या राइट या लायबिलिटीज एक्सटिंग्विश हुए, तो फिर वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। जनरली इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही हमें क्या पे करना पड़ता है? स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। इसके ऊपर भी एक याद होगा, सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, याद है? सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन, है ना? चार्जिंग सेक्शन याद होगा, पूरा बड़ा बढ़िया चार्ट बना हुआ था। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 का कहना है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया है, शेड्यूल 1 में नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी है, उसके सामने रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी भी है, अगर आप भारत में एग्जीक्यूट करेंगे इस एक्ट के आने के बाद, तो यू हैव टू पे द स्टैंप ड्यूटी। याद रखिए, कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बस बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक को छोड़ के बात करना, है ना, चेक पे स्टैंप ड्यूटी लगता नहीं है। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुआ है भारत के बाहर, लेकिन उसका पेमेंट, एंडोर्समेंट, ट्रांसफर कहां होना है? इन इंडिया, तो भले ही वो एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया, फिर भी उसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, चूंकि बी पॉइंट में वो आ चुका है, वो एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेट करता है जो प्रॉपर्टी कहां की है? भारत की है, तो उसके ऊपर भी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बाकी सेक्शन 3 कुछ एक्सक्लूजन्स भी बताता है ना? अगर गवर्नमेंट पार्टी है, चाहे गवर्नमेंट बाय है या इन फेवर ऑफ है, तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, शिप और वेसल, बताया था, पानी का लॉ अलग होता है, जमीन का लॉ अलग होता है। SEZ एरिया आपको मालूम होगा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ क्या माना जाता है? फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, तो उसके ऊपर भी इंडियन स्टैंप एक्ट के प्रोविजन लगते नहीं है। क्लियर जी? ये था सेक्शन नंबर 3, याद है? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 4, 5, 6 एक साथ चलता है, याद होगा तुम लोगों को, सेक्शन 4, 5, 6 तीनों एक साथ चलता है ना? बताओ सेक्शन नंबर 4 क्या है? सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। सर, सेक्शन नंबर 4 में होता क्या है? ट्रांजैक्शन एक ही हुआ पर इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा एग्जीक्यूट हो गया, ये है ना? सिंगल ट्रांजैक्शन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, ये लिखा होगा सेक्शन 4 में, देखना जरा, सिंगल ट्रांजैक्शन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना, सारे इंस्ट्रूमेंट पर आपको स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। उसमें से चुन लीजिए एक को, क्या? प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, वो वही होना चाहिए जिस पर सबसे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी बन के आ रहा हो, उसके ऊपर तो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देना है। बाकी जितने बच गए उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडरी, उस सब पे फ्लैट 1 रुपी स्टैंप ड्यूटी है, फ्लैट 1 रुपी स्टैंप ड्यूटी है। याद हो ना सेक्शन 4? पर याद हो, सेक्शन 4 तब लगता है जब वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या हो? रिलेटेड हो। अगर रिलेटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो याद रखना फिर सेक्शन 4 नहीं सेक्शन 5 लगेगा। यहां पर क्या होता था बताओ? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिंगल इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शन, और सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो सारे ट्रांजैक्शन पे अलग अलग स्टैंप ड्यूटी निकाल के अग्रीगेट ऑफ द ड्यूटी लिया जाता है। याद है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है एक, पर ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं एक से ज्यादा, और दिक्कत यह है कि उन सारे ट्रांजैक्शन का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। अगर रिलेशन होता तो शायद सेक्शन 4 में आ जाता, रिलेशन ना होने की वजह से तभी तो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। तो याद रखिएगा, उस केस में अग्रीगेट ऑफ द ड्यूटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एग्रीगेट ऑफ द ड्यूटी देना पड़ेगा। बाकी मालूम चला आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखा जो शेड्यूल 1 के 2 या 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से मैच कर गया, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप उसको मानेंगे? आप वही इंस्ट्रूमेंट आप उसको मानेंगे जिस पर स्टैंप ड्यूटी का रेट सबसे
ज्यादा हो। याद है, जैसे आपने एक लैंग्वेज लिखा, वो मॉर्गेज भी लग रहा है और बॉन्ड भी लग रहा है, तो आपको देखना है कि मॉर्गेज पर ज्यादा स्टैंप ड्यूटी है कि बॉन्ड पे। अगर बॉन्ड पे है तो फिर बॉन्ड माना जाएगा, मॉर्गेज पर है तो फिर वो मॉर्गेज माना जाएगा। सेक्शन 4, 5, 6 याद होगा, एक साथ चलता है। ये कितना बढ़िया तो चार्ट यहाँ बना हुआ है, वही मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा तो फिर चार्ट आ गया। तो सेक्शन 4 सिंगल ट्रांजेक्शन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, किसी एक को मानिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे आपको क्या देना है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी। बाकी जो बच गया दैट इज सब्सिडरी ₹1 पर इंस्ट्रूमेंट फ्लैट रेट है। सेक्शन नंबर 5 सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन, इसको मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सेक्शन 5 का कहना है भाई एग्रीगेट ऑफ द ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना, सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग माने जाएंगे। और सेक्शन नंबर 6 इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग इन सेवरल डिस्क्रिप्शन इन शेड्यूल फर्स्ट, तो यह सेक्शन से ऐसा कहना है कि जिस पर सबसे हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी बन रहा हो वही इंस्ट्रूमेंट वो माना जाएगा। बाकी याद होगा ये डिपोजिटरी वाली कहानी है ना। अगर शेयर्स प्राइमरी मार्केट का है फिजिकल मोड में तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है ना। अगर प्राइमरी मार्केट में ही कंपनी शेयर दे रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है। वो अलग बात है कि स्टैम्प ड्यूटी आपके यहाँ पे कौन भर देता है, कंपनी। सेकेंडरी मार्केट के अंदर फिजिकल मोड में शेयर ट्रांसफर डीड के थ्रू शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो शेयर ट्रांसफर डीड पर तो लगता ही है ना स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां सेक्शन 8A का एग्जेम्पशन है, वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगता नहीं है। तो बस एक ही जगह स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, वो भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर। सेकेंडरी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक शेयर, बाकी हर जगह आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए जी आगे, स्टैम्प ड्यूटी कौन देगा? तो स्टैम्प ड्यूटी कौन देगा ये डिपेंड करता है अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है ना। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर ये सारी कहानी है, और वो है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर प्रोमिसरी नोट है तो पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट। अगर मॉर्गेज है तो जो आपका क्या है एग्जैक्टली मॉर्गेजर, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो। लेकिन एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर वो माना जाएगा। इंश्योरेंस है तो इंश्योरर देगा, लीज है तो लिसी देगा, सेल है तो परचेजर देगा, पार्टीशन है तो जिसको जिसको जिस जिस रेशियो में प्रॉपर्टी मिला उसी रेशियो में उसको स्टैम्प ड्यूटी भी भरना पड़ेगा। याद रहेगा। मेथड ऑफ स्टैंपिंग बता दिया था, 3 तरीके से स्टैंपिंग होता है। बोलो कौन कौन, बोलो कौन कौन। एडहेसिव स्टैंपिंग जिसको रेवेन्यू स्टैंप कहते हैं, दूसरा इम्प्रेस स्टैंप जिसको स्टैंप पेपर कहते हैं, तीसरा ई स्टैंपिंग, है ना। आइए सबसे पहले एडहेसिव स्टैंपिंग के अंदर क्या होता है जल्दी बताओ। आपको एक छोटा सा टिकट लगाना पड़ता है, जनरली छोटा जहां पे स्टैंप ड्यूटी है वहां। फॉर एग्जांपल आपका स्टैंप ड्यूटी का जो अमाउंट निकला है वो 10 पैसे तक है तो 10 पैसे का स्टैंप पेपर तो मिलेगा नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमेशा क्या लगता है, एडहेसिव स्टैंप ही लगता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चाहे वो भारत के बाहर भी हुआ हो, इन सब पे हमेशा एडहेसिव स्टैंप ही लगेगा, है ना। जो वकालतनामा है उसके ऊपर भी एडहेसिव स्टैंप ही लगता है, नोटरी पे भी एडहेसिव स्टैंप ही लगता है, और शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर भी क्या लगता है, आपका एडहेसिव स्टैंप ही लगता है। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है मे बी स्टैम्प, पर यहां माना जाए शैल बी स्टैम्प। बाकी याद होगा आपको एडहेसिव स्टैम्प को हमेशा क्या करना पड़ता है, कैंसल करना पड़ता है, तभी वो माना जाता है ड्यूली स्टैम्प। कैंसिल करने का तरीका क्या होता है, या तो आप अपना नाम इनिशियल या अपने फर्म का नाम या इनिशियल उसके ऊपर लिख दें, या एनी अदर इफेक्चुअल मैनर। अब एनी अदर इफेक्चुअल मैनर में बहुत सारे केस हो गए थे, याद होगा। किसी ने एक लाइन खींच दिया था, है ना, एक लाइन खींच दिया था, वो भी एक इफेक्टिव कैंसिलेशन ही माना गया था। लेकिन लाइन खींचने के बावजूद अगर वो दोबारा यूज हो सकता है तो फिर वो इफेक्टिव कैंसिलेशन माना नहीं गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एडहेसिव स्टैम्प दोबारा यूज ना हो सके। सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो भी आप इस तरीके से 2 लाइन खींचिए, जो एडहेसिव स्टैम्प पे भी लाइन चले और उस पेपर पे भी लाइन चले। बाकी एक ने क्रॉस मार्क ऐसे कर दिया था, ये भी वैलिड कैंसिलेशन ही माना गया था। इम्प्रेस स्टैम्प, स्टैम्प पेपर इसको बोलते हैं। आपको उसी तरफ लिखना है जिस तरफ स्टैम्प पेपर छपा, मतलब स्टैम्प छपा हुआ हो, पीछे के साइड में लिखना पड़ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो लिखना है उसमें बहुत सारी चीजें हैं तो आप प्लेन पेज ऐड कर सकते हैं। प्लेन पेज ऐड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी याद रखिएगा एक स्टैम्प पेपर पे कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लिखना है जो चार्जेबल विद ड्यूटी है। एक स्टैम्प पेपर पे बस एक ही इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा, है कि नहीं। बाकी बता ही दिया था, एक से ज्यादा अगर पेपर यूज कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है ट्रेजरी
आपको एक स्टैम्प पेपर नहीं देता है, एक से ज्यादा स्टैम्प पेपर देता है, तो सब पे आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। बाकी केस हुआ था नारायण सिंह वर्सेस श्रीमती बहादुर कंवर, इसमें याद ही होगा 10 शीट्स में स्टैम्प पेपर दिया गया था, 10 में से 7 तो यूज हो गया था लिखने में, लेकिन बाकी 3 को भी क्रॉस मार दिया गया था और ये बता दिया गया था कि सब मिला के 10 शीट्स हैं, हमने 10 शीट्स का इस्तेमाल किया है। तो बाकी 3 में कुछ नहीं लिखा हुआ था लेकिन क्रॉस मार्क किया हुआ था, तो भी वो इफेक्टिव कैंसिलेशन ही माना गया था, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ है। तो जब ये बोला जाता है हर शीट पे कुछ लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती लिख देना है, लिख पाओगे तो ठीक है ना, नहीं भी लिख पाओगे तो आपको इफेक्टिवली उसको कैंसिल कर देना है, सो दैट कि उसका फिर से इस्तेमाल ना हो सके। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, याद है। उसके बाद आइए ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा चल रहा है। ई स्टैंपिंग का बहुत सारा फायदा है ना। बताओ ई स्टैंपिंग का क्या क्या फायदा है। सबसे पहले ई स्टैंपिंग क्या है भाई, टेम्पर प्रूफ है ना, उसको आप जनरेट कर सकते हैं विद इन मिनट्स ना, इजी एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगा, काफी सिक्योर है, कॉस्ट सेविंग है, यूजर फ्रेंडली है, और इसके थ्रू आप नॉन जुडिशियल स्टैंप ड्यूटी पे कर सकते हैं। आपको याद होगा आजकल जो ई स्टैंपिंग है, ई स्टैंपिंग के लिए पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL, इसी को बनाया गया है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। भारत में जितनी भी स्टैंपिंग है वो कौन देख रहा है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको मालूम होगा हर ई स्टैंप के ऊपर एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर को डाल के आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा उसमें स्टेट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, स्टैंप ड्यूटी टाइप, सर्टिफिकेट इशू डेट और 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ये आप लिख देंगे तो अपने आप ही बता देगा वेबसाइट पर कि स्टैंप पेपर जाली है या ओरिजिनल है। क्लियर है। बाकी SHCIL खुद अपने हाथ से सब कुछ नहीं करता है, वो अपने नीचे क्या बनाता है, ACC ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर। बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, ये सब उसके क्या बनते हैं, ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर। स्टैंप ड्यूटी के लिए कैसे पे कर सकते हैं आप, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, RTGS, NEFT, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके पीछे पूरा का पूरा एक प्रोसेस था कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई हमने शेयर्स इशू किया है, तो शेयर्स के ऊपर क्या पे करना है, स्टैंप ड्यूटी। आपको मालूम होगा ना शेयर्स जब भी इशू होता है उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी। जैसे इस केस में 10 लाख का शेयर इशू किया गया है, तो 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 0.005% कितना बनता है, 50 रुपए का स्टैंप ड्यूटी। तो 50 रुपया आपको पे करना ऑनलाइन ही हो जाएगा। ऑनलाइन होने के लिए बताया था, वेबसाइट पर जाइए, ई स्टैंपिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, अगर दिल्ली का है तो दिल्ली का नाम लिखिए। उसके बाद आपको इस तरीके के रजिस्टर नाउ पर जाइए, यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड बनाने के बाद शेयर डिटेल एंट्री फॉर्म में सारी कहानी भरिए और उसके बाद उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए। फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद आपको याद रखिएगा पेमेंट के लिए बोला जाएगा, तब बोला जाएगा जब एसडीएम ऑफिस से वो आपका फॉर्म क्या हो गया हो, अप्रूव हो गया हो। आजकल एसडीएम ऑफिस से भी अप्रूव ऑनलाइन ही हो जाता है। उसके बाद अब आपको पेमेंट करना है, पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब जाएंगे एसडीएम ऑफिस पेमेंट का रसीद लेके, तो वो आपको उतने का स्टैम्प पेपर आपको दे देंगे, उतने का स्टैम्प पेपर आपको दे देंगे। इस तरीके से आपको स्टैम्प पेपर मिल सकता है, स्टैम्प ड्यूटी पे हो सकता है। स्टैंपिंग कब तक करवा लेना है, स्टैंपिंग कब तक करवा लेना है बताओ जल्दी से। अगर वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो याद रखना बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैम्प ड्यूटी पे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया हुआ है और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट के तौर पे है, तो याद रखना जिस दिन वो भारत में पेमेंट के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए, एंडोर्समेंट के लिए जिस दिन इस्तेमाल करोगे उससे पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। अदर इंस्ट्रूमेंट है तो जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट भारत में आया उससे 3 महीने के अंदर फिर उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे हो जाना चाहिए। ये टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, ये है ना टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग। बाकी याद होगा बहुत सारे केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड भी मिल सकता है। कब, अगर आपका स्टैम्प क्या हो चुका है, स्पॉइल्ड, मिसयूज्ड हो चुका है, जरूरत से ज्यादा स्टैम्प पेपर ले आए थे और स्टैम्प की जरूरत ही नहीं थी फिर भी खरीद के ले आए थे। पर अगर आप रिफंड चाहते हैं तो कितने महीने के अंदर आपको पहुंच जाना है कलेक्टर के पास, 6 महीने के अंदर पहुंच जाना। अगर 6 महीने के अंदर नहीं पहुंचे तो फिर वो वापस होगा नहीं, है ना। इसमें फिर भी एक AYK में डिनोटिंग ड्यूटी वाला है, वो मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता रहता है ना। याद है
बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी बन रहा है वो हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ पे कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, जैसे मालूम चला इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पे 8 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी बनता था, लेकिन 8 रुपए का स्टैम्प पेपर तो आता नहीं है, तो आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 के ऊपर 92 रुपीज का स्टैम्प ड्यूटी बन रहा था, तो आपने 92 प्लस इधर का 8 दोनों मिला के 100 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद लिया इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 पे। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 पे तो आपने 100 रुपया दे दिया, देना बनता था सिर्फ 92, 8 तो दिया आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 का, पर स्टैम्प ड्यूटी तो सरकार को दे दिया, पर इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पे तो कोई स्टैम्प ही नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 लेके जाएंगे, भले ही आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 के साथ पे कर दिया है उसका भी स्टैम्प ड्यूटी, लेकिन वो तो खाली जा रहा है ना। तो आपको एक दोनों डॉक्यूमेंट एक बार कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के ऑफिस में ले जाना है। कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ये सारा कुछ देखने के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पे क्या करेगा, डिनोटिंग ड्यूटी का स्टैम्प मार देगा। डिनोटिंग ड्यूटी का स्टैम्प मारने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे हो गया है, वो अलग बात है किसी और इंस्ट्रूमेंट में पे हो गया है, लेकिन इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड है, ये अनस्टैम्प्ड नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिनोटिंग ड्यूटी। एग्जाम में ये बार बार आता रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है जी। ए वाई के आप कर ही लेना, छोड़ना मत, बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है जी। बताओ अब कौन सा चैप्टर, बीएनएस 1, BNSS 1, BSA 1, तीनों का इंट्रो करा देता हूं। पार्ट 1 आ जाओ। सबसे पहले आप लोग को याद होगा ये क्रिमिनल लॉ है ना, तो क्रिमिनल लॉ है तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्राइम से। क्राइम क्या है भाई, सोशल फेनोमेना है ना। क्राइम का मतलब आपने रॉन्ग कमिट किया। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई स्टेट ऑर्गेनाइज्ड होता है तो लोग रूल बनाते हैं, उसी रूल को तोड़ना क्या माना जाता है, क्राइम माना जाता है, अगर ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है तो, ठीक है जी। बाकी याद रखिएगा, अगर हम बात करें क्राइम के ऊपर, क्रिमिनल लॉ के ऊपर है ना, क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर, तो आपको याद होगा इस पे 2 तरीके के लॉ हैं। एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ। एक होता है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटैंटिव लॉ है दैट इज BNS, और जो प्रोसीजरल लॉ है दैट इज BNSS, यही है ना। तो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर सब्सटैंटिव लॉ इज BNS एंड प्रोसीजरल लॉ इज BNSS। सिविल मामलों के लिए तो CPC है, सिविल मामलों के लिए कौन है, CPC। क्रिमिनल मामलों के लिए कौन है, BNS एंड BNSS, ठीक है जी। तो देखो यहां पर लिखा ही हुआ है व्हाट इज BNS, तो सर BNS इज अ सब्सटैंटिव लॉ रिलेटिंग टू क्राइम। क्लियर है जी। ये सबसे पहले बताता है कि ऑफेंस किसको कहेंगे, और ऑफेंस के लिए क्या बताता है, पनिशमेंट बताता है। क्योंकि ये BNS है तो इसमें ज्यादातर क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। बाकी बता दिया था BNS के प्रोविजन को अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो जो प्रोसीजर लॉ है दैट इज BNSS। BNS के अंदर 20 चैप्टर है, 358 सेक्शंस हैं। बाकी आपको याद होगा BNS ने किसको रिप्लेस किया, IPC को, और BNSS ने किसको रिप्लेस किया, CRPC को। क्लियर है जी। आइए बाकी BNS में कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट के तौर पे अब दिया जाता है। टेररिज्म और सेडिशन लॉ को डिफाइन किया गया है, ऑब्सोलीट ऑफेंसेस को खत्म किया गया है, और जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के प्रति जो भारत का कमिटमेंट है उसको ये दर्शाता है, ठीक है जी। BNS बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऑफेंस एंड क्राइम जनरली वर्ड जो यूज होता है BNS के अंदर वो क्राइम वर्ड यूज नहीं होता है, वो ज्यादातर वर्ड कौन इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब हर वो चीज जिसको BNS पनिशेबल कर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे ऑफेंस और क्राइम वर्ड दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। जो रिडक्शन अगर बताएं तो एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब जो ऑफेंस हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ऑफेंस हुआ है भारत के बाहर, लेकिन चूंकि भारतीय कनेक्शन है तो भी BNS वहां भी लग जाता है। तो BNS का इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है। BNS कहां लगता है भाई, तो पहले पूरे भारत पे लगेगा, भारत के बाहर भी लगेगा, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अगर लगता है कि भारत से कोई कनेक्शन है तो। शिप और एयरक्राफ्ट भारत के बाहर भी कहीं भी घूम रहा है तो भी लग जाएगा, और उसके बाद भारत के बाहर से भी अगर भारतीय कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया जा रहा है तो जहां से टारगेट किया जा रहा है वहां पे भी BNS लग जाएगा, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। हाँ बाकी याद रखिएगा
जो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उससे कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब उनके ऊपर बीएनएस नहीं लगता है। पहला, भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये महामहिम कहलाते हैं, इनके ऊपर बीएनएस के प्रोविजन सीधे तौर पे लगते नहीं। जो फॉरेन सॉवरेन हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर भी बीएनएस लगता नहीं है। क्राइम होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, बोलो कौन कौन। सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग ही नहीं, ह्यूमन बीइंग फिजिकली और मेंटली फिट भी होना चाहिए। दूसरा, मेंस रिया, मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड 3 तरीके से प्रूफ हो सकता है। एक तो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब पर्पस, पोजीशन ऑफ माइंड। दूसरा, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब आपको जहां केयर करना चाहिए था वहां केयर आपने नहीं किया, इसका मतलब आप लापरवाह है। रेकलेसनेस, यहां पर आप क्या करते हैं, टोटल डिसरिगार्ड कर देते हैं कॉन्सिक्वेंसेस का, कि आप जो लापरवाही कर रहे हैं इससे क्या असर हो सकता है, उस असर के बारे में आप सोचते ही नहीं है। ये तीनों चीज क्या माना जाएगा, बोलो, ये तीनों चीज ही क्या माना जाएगा, मेंस रिया माना जाएगा। बाकी याद रखना, मेंस रिया जरूरी है तभी क्या बन पाएगा, क्राइम। लेकिन कुछ जगहों पे मेंस रिया नहीं भी होता है फिर भी वो क्राइम मान लिया जाता है। याद होगा एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा। पहला, अगर आपको अगर याद रखिएगा, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वहां मेंस रिया चेक होता नहीं है। आपको याद है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी मेंस रिया चेक होता नहीं है। अच्छा, पिटी फाइन्स है, छोटे मोटे फाइन्स हैं, तो वहां पे मेंस रिया देखने का उतना टाइम ही नहीं है। और चौथा, कोई कह रहा है कि हम लॉ को नहीं जानते हैं, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, उससे फर्क पड़ता नहीं कि हमें लॉ नहीं पता है तो मेरा इंटेंशन नहीं होगा, नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको इन चारों जगह पे इवन मेंस रिया नहीं भी है तो भी आप पर पनिशमेंट हो जाएगा, वो क्राइम मान लिया जाएगा। क्या कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर बीएनएस लगता है, यस एकदम लगता है। कॉर्पोरेट बॉडी में कॉर्पोरेट पे तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो चलता है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग तो कॉर्पोरेट विल करने के बाद जो नेचुरल पर्सन दिखाई देते हैं फिर उन्हीं के ऊपर बीएनएस लगा दिया जाता है कि नहीं, ये होता है ना कॉर्पोरेट बॉडीज के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ मेंस ह्यूमन बीइंग है, मेंस रिया है, उससे काम चल जाएगा या एक्शन भी करना जरूरी है, एक्ट और ओमिशन करना भी जरूरी है। बुरा सोचने के लिए सजा नहीं है, बुरा करने के लिए सजा है। क्योंकि बुरा सोचने के लिए अगर सजा हो जाए तो पूरा सारे भारतीय जेल में ही नजर आएंगे, है ना, क्योंकि बुरा तो सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में सोच ही लेता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो इसलिए बुरा सोचने में दिक्कत नहीं है, बुरा करने में दिक्कत है। आइए जी, क्राइम के कितने स्टेजेस होते हैं सब मिला के, 4। सबसे पहले मन में क्या आता है, क्रिमिनल इंटेंशन आता है ना। क्या सिर्फ इंटेंशन से ही मान लिया जाएगा कि आपने गलत कर दिया ना, है ना, इंटेंशन से कुछ नहीं होता। फिर बात, गलत सोचने पर सजा नहीं है, गलत करने पर सजा है। अच्छा, पहले गलत सोचा, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया। प्रिपरेशन का मतलब पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कि क्राइम करना है, उससे जुड़ा हुआ साजो सामान का उसको इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। याद रखना, ये भी अभी तक पनिशेबल नहीं है, लेकिन याद होगा बहुत केस में सिर्फ प्रिपरेशन भी पनिशेबल हो जाता है डायरेक्ट। जैसे याद होगा, है ना, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैंप, अगर नकली कॉइन, नकली ये सब रखे हो तो नकली क्या खेलने के लिए थोड़ी रखे हो उसको, आज नकल तो तुम मार्केट में लाने वाले थे। अगला, काउंटरफिट कॉइन्स, फॉल्स वेट मेजरमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, पक्का यूज ही होना था, है ना। और डकैती के लिए, है ना, पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे कि आज ही रात डकैती करना है, तो प्रिपरेशन मात्र से ही वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। तो इन 4 केसेस में मतलब प्रिपरेशन मात्र से ही वो पनिशेबल हो जाएगा। बाकी जनरल रूल ये है कि सिर्फ प्रिपरेशन से भी काम बनता नहीं है, चारों स्टेज होना चाहिए। अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि अब आपने किसी को गोली मारने का सोचा था तो गोली मारने के लिए मतलब आपने गोली मार दिया, तो दैट बिकम्स द अटेम्प्ट। फिर वही बात याद रखिएगा, अटेम्प्ट से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बार अटेम्प्ट फेल हो जाता है, बहुत बार अटेम्प्ट फेल हो जाता है। जैसे सीएस का एग्जाम देने से थोड़ी से कोई सीएस बन जाता है कि नहीं, रिजल्ट भी सही आना चाहिए, नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सब मिला के 4 चीजें हैं। बोलो क्या क्या चीजें हैं। पहला, क्रिमिनल इंटेंशन आया, मन में गंदी बातें आई, फिर उसके लिए गंदी चीजों का अरेंजमेंट किया, उसके बाद अटेम्प्ट कर दिया। याद रखना, अगर अनसक्सेसफुल लग गया तो मात्र अटेम्प्ट ही गिना जाएगा। अटेम्प्ट के लिए अलग सेक्शंस होते हैं, अलग पनिशमेंट है। लेकिन अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रह गया तो फिर वो क्या बन गया, कमीशन एकम्प्लिशमेंट। ये तो पूरा भयंकर क्राइम हो गया, ये तो क्या हो गया, भयंकर क्राइम हो गया। लेकिन याद होगा जनरल रूल ये है कि सिर्फ अटेम्प्ट में भी 4 तरीके की चीजें होती हैं। अटेम्प्ट के लिए बहुत बड़ा ऐसा होता है कि ऑफेंस कर दिया उसका अलग सजा,
और अटेम्प्ट टू कमिट किया उसका अलग सजा, है ना, ऐसा वाला, ये अलग सजा वाला ये है, ये अलग सजा वाला ये है। बहुत बार क्या होता है एक ही सेक्शन में लोग दोनों को डाल देते हैं, चाहे तुम अटेम्प्ट करो चाहे अकम्पलिशमेंट करो, दोनों की सजा एक ही है। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, या तो वो तो प्रिपरेशन करने मात्र से क्या हो जाता है, पनिशेबल हो जाता है। हाँ, कुछ जगहों पे साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड का मतलब वो सेपरेटली है और सेपरेट पनिशमेंट है ना। जनरली उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये तो सबसे स्पेशल है ना, क्योंकि सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करना ही जुर्म मान लिया जाएगा ना, क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रह गया तो सजा किसको दोगे, तो मर गया होगा। और अगला याद रखना, अटेम्प्ट टू कमिट के लिए कोई अलग से सजा ही नहीं दिया गया है, तो अलग से सजा नहीं दिया गया है तो फिर वो सेक्शन नंबर 62 से कवर किया जाता है। तो 4 तरह की चीजें हैं, बोलो क्या क्या चीजें। पहला, एक ही सेक्शन के अंदर दोनों को लिया गया है, मतलब अटेम्प्ट कर दिया तो अकम्पलिशमेंट ही है इसका मतलब। दूसरे में क्या है, नहीं, अटेम्प्ट अलग है और अकम्पलिशमेंट अलग है। तीसरे में क्या है, वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, वो तो बस वहीं रुक ही जाना है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है उसको। और एक में अलग से कोई सजा लिखा ही गया नहीं है, जब लिखा नहीं गया तो कहां से कवर अप होगा, वो सेक्शन नंबर 62 से कवर अप होगा, है ना। याद होगा जनरली सेक्शन 62 कहता है कि हाफ सजा मिलता है, अटेम्प्ट के लिए क्या मिलता है, जनरली हाफ सजा मिलता है अगर कुछ भी लिखा गया नहीं है तो। अब लास्ट वाला बता दिया था, कमीशन कब माना जाएगा, जब तुम्हारा अटेम्प्ट क्या रहा, सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल रहा तो सीधा ही क्राइम है, वो तो क्या है, सीधा ही क्राइम है। पनिशमेंट कितने तरीके का होता है भाई बताओ। सबसे पहला डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी की सजा। फांसी की सजा कहां कहां हो सकती है बताइए आप। फांसी की सजा का मतलब हो गया भाई मर्डर, डकैती विद मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप रिबेलियन कर रहे हैं, उसके बाद आपने कुछ घटिया एविडेंस दिया जिसकी वजह से बेचारा किसी की मौत हो गई, है ना, किसी को सुसाइड के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों को जो माइनर हैं और इंसेन हैं। और उसके बाद एक लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ था, उसके बाद भी उसने मर्डर के लिए अटेम्प्ट कर दिया, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट के बाद तो एक ही बनता है क्या, आपका सीधा डेथ सेंटेंस। और भी अब बढ़ा दिया गया है दायरा इसका, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब में भी अब डेथ सेंटेंस डाल दिया गया है। लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसमें क्या होता है भाई, आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, कब तक, जब तक कि आप जिंदा हैं, आपका अब लाश ही कहां से आएगा, जेल से आएगा, अब आप बाहर आ ही पाएंगे नहीं। इंप्रिजनमेंट दो तरीके का, रिगरस इंप्रिजनमेंट जिससे आपको शारीरिक दुख दिया जा सकता है आपको, और सिंपल इंप्रिजनमेंट बस आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कोई शारीरिक दुख आपको नहीं दिया जाएगा। अब ये सब तो हो गया पर्सनल टाइप का, मौत दे दिया, जेल में डाल दिया। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, आपका प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है, उसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन मिलेगा नहीं। फाइन में है, पेनल्टी लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा आपसे ले लिया जाएगा, दैट बिकम्स अ फाइन। बाकी आपको याद होगा, अगर फाइन नहीं दोगे तो फिर जेल हो सकता है, उस जेल को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट, याद होगा, मैक्सिमम 1/4 तक का जेल वहां होता है। ये एक नया है, इस पर 5 स्टार रेटिंग याद रखना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है, सबसे पहले ये क्या बड़े ऑफेंस के लिए होता है या माइनर ऑफेंस के लिए, माइनर ऑफेंस के लिए होता है। छोटा मोटा केस करोगे तो उस केस में आपसे कुछ काम करवा लिया जाएगा, जिससे कि किसका फायदा होगा, कम्युनिटी का फायदा होगा। जैसे अभी बताया था, आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी को क्या दिया गया था, 1000 पेड़ लगाओ। एक कंपनी ने कुछ गलती की थी तो उसको क्या बोल दिया गया था, 1000 पेड़ लगाना आपको है। अब 1000 पेड़ लगाना है, उसके लिए आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा किसी से, 1000 पेड़ लगाना है, अपने खर्चे पे लगाइए, अपने मेहनत से लगाइए और इतने दिन के अंदर लगाइए, तो है ना, वो एक तरीके से पनिशमेंट भी हो गया उसके लिए, और उसका फायदा किसको मिलेगा, कम्युनिटी को मिलेगा। कम्युनिटी का मतलब समाज को मिलेगा। देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो प्रिजन सिस्टम पे क्या होगा, जो प्रिजन मतलब जेल, अब छोटी छोटी बातों के लिए लोग जेल भेज देते हैं, जो जेल से अच्छा है क्या करवा दो, कम्युनिटी आप सर्विस करवा दो, है कि नहीं। और ज्यादातर ये पीटी ऑफेंसेस में होता है, पीटी मतलब छोटे मोटे ऑफेंस में होता है, बड़े ऑफेंस में होता नहीं है। जनरली बताइए कहां कहां होगा ये, पीटी, थेफ्ट, पब्लिक न्यूसेंस, फॉल्स डिफेमेशन कंप्लेंट, ड्रंकर्ड, मिसकंडक्ट इन पब्लिक, ये सब जो होता है इन लोगों से क्या कराया जाता है, कम्युनिटी सर्विस कराया जा सकता है कि नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल है कि मालूम चला किसी ने 5000 रुपए तक का चोरी किया, 5000 रुपए तक का सामान का चोरी किया, तो ये पीटी ऑफेंस है। उसको सबसे पहले बोला जाएगा भाई स्टोलन गुड्स को लौटाओ, और उसके बाद अब तुमको क्या करेंगे, कुछ हम कम्युनिटी सर्विस देंगे, जेल नहीं भेजेंगे। क्या नहीं भेजेंगे, जेल नहीं भेजेंगे, पर तुमसे कुछ काम करा लेंगे। जैसे बोल दिया रोड, अब 1 महीने तो तुम रोड को साफ करोगे डेली सुबह सुबह उठ के। अब डेली सुबह सुबह उठ के रोड साफ करेगा, रोड भी साफ हो जाएगा, और वो अगले बार से ध्यान रखेगा कि वो ऐसी गलती ना करे। जनरली बताइए कम्युनिटी सर्विसेज कहां कहां है, पब्लिक सर्वेंट अगर इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व है,
उसके बाद मालूम चला किसी प्रोक्लेमेशन में आप अपियर नहीं हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसलिए चूंकि आप लीगल अथॉरिटी को धमकाना चाह रहे थे, ऐसा सच कोई मन में था नहीं। पीटी थेफ्ट कहां तक का, 5,000 रुपए तक का वैल्यू का सामान का अगर थेफ्ट करेंगे तो वो भी प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए, प्रॉपर्टी मिल नहीं गई तो नहीं। उसके बाद ड्रंकर्ड पर्सन बता ही दिया, और डिफेमेशन के केस में, इन सब केसेस में आपसे क्या कराया जाता है, कम्युनिटी सर्विस कराया जा सकता है। फाइन और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस क्या है? फाइन जनरली तब लगता है जब आपने कोई ऑफेंस कर दिया हो, पेनल्टी आप पर तब लगता है जब जो करना चाहिए था वो आपने किया नहीं। तो कुछ हद तक कह सकते हैं फाइन लगता है किसके लिए, डोंट्स के लिए। डोंट्स का मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने कर दिया। पेनल्टी आप पर तब लगता है डूज के लिए, जो आपको करना चाहिए था पर आप करना भूल गए। तो आप फाइन को थोड़ा क्रिमिनल समझ सकते हैं और पेनल्टी को थोड़ा सिविल समझ सकते हैं, ये होता ना। तो ये तो था BNS1 है ना। अब हम करेंगे BNSS1, तीनों का 1-1 करा दे रहा हूं सो दैट कि हल्का हल्का आइडिया तुम लोगों को रहे। BNSS तो सर क्रिमिनल मामलों का प्रोसीजरल लॉ है ये ना, ठीक है जी। भारत के अंदर जितने भी क्रिमिनल मैटर होंगे उसके ऊपर पहले BNS लगेगा, और BNS के साथ क्या चलता रहेगा, साथ साथ BNSS चलता रहेगा, ठीक है जी। BNSS आपको पनिशमेंट देगा ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो BNS में बताया गया है, BNS में भी और सम अदर एक्ट में भी बताया गया है, दोनों जगह ना। तो BNS के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो भी, और सम अदर एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो भी। क्रिमिनल मैटर जहां भी इनको देखेगा वहां पे क्या लग जाएगा, BNSS लग जाएगा। भारत के अंदर जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, जितने भी पनिशमेंट की बात होगी, वो सब कहां से आपको रेगुलेट होगा, BNSS से होगा। कंपनी सेक्रेटरी का एज सच तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है आपको ये क्रिमिनल लॉज के अंदर, लेकिन फिर भी चूंकि कंपनी के अंदर भी, कंपनी एक्ट के अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस हो जाते हैं, और उसके अंदर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सनल, प्रोमोटर्स, इन सब पे क्रिमिनल केस भी बन जाता है। तो थोड़ा सा पता तो जरूर होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी को BNSS के बारे में भी, है ना। अब आइए BNSS के अंदर मेन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, याद होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में सबसे पहले बताओ कौन होता है, बताओ जल्दी। BNSS के अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस को क्लासिफाई किया जाता है किस नाम से, हाँ, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, है ना, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं आगे 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 आगे, ये ना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू बेल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, है ना। चलिए पहले शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू बेल मतलब बेल का अधिकार है कि नहीं आपको, तो अधिकार के हिसाब से अगर बेलेबल ऑफेंस है तो यू हैव द राइट टू गेट द बेल। अगर आपको पुलिस ले जाती है और आप बेल पिटीशन लगाते हैं तो बेल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नॉन बेलेबल में क्या होता है, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, उनका मन करे तो बेल दे, ना मन करे तो वो बेल ना दे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसको पहले अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट से लेके आना पड़ेगा। ये है ना कहानी, ठीक है। चलिए जी, बाकी बेल का मतलब क्या होता है कि आपको सरकार के ऑफिसर्स की कस्टडी से निकाल के प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में डाल दिया जाता है, जो आपका बेल कराने आता है, जो आपका सिक्योरिटी और गारंटर बनता है, ठीक है जी। अब याद रखिएगा एक एंटीसिपेटरी बेल भी होता है। एंटीसिपेटरी बेल में सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसाया जा सकता है तो आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास जाके पहले ही बेल मांग सकते हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जब आपको मिलेगा तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जब भी आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। आप कभी भी किसी भी गवाहों को धमकाएंगे नहीं बाहर जाके, भारत के बाहर आप जाएंगे नहीं बिना कोर्ट से पूछे हुए, और सच अदर कंडीशन एज में भी स्पेसिफाइड। इन सारे कंडीशन के बाद हो सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए। क्लियर है जी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, बेल प्रोसीजर मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप बेलेबल ऑफेंस में फंसे हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां थोड़ा सा ये देखो लिखा ना, अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो आपके पास राइट नहीं है,
पर बेलेबल ऑफेंस में तो आपके पास राइट है। तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोई आदमी जाएगा और अगर वो जो भी श्योरिटी देगा या जो भी गारंटर बनेगा उसको कुछ पैसा देना पड़ता है और तब उस पैसे के ऊपर, गारंटी के ऊपर वो आपको बेल दे देते हैं। लेकिन याद होगा बताया था कुछ लोग ऐसे जो एक्सट्रीमली पुअर है है ना, जिनके पास ना तो कोई सिक्योरिटी है ना ही उनके पास कोई बेल बॉन्ड भरने के लिए पैसा है, तो बहुत बार बिना बॉन्ड का भी रिलीज कर दिया जाता है है कि नहीं। बस एक नॉर्मल बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। एंटीसिपेटरी बिल मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। एंटीसिपेटरी बिल के बाद अब आइए कोर्ट। कोर्ट का एक चार्ट बनाया था, है ना। चलो चार्ट के हिसाब से बोलते जाना। तो एक चार्ट तुम लोग को बॉक्स बना के दिया होगा, देखो जरा। सबसे पहले हाई कोर्ट क्या एनी सेंटेंस है, एनी सेंटेंस एनी पेनल्टी। देखो देखो एक बॉक्स बना के बनाया हुआ होगा बुक में, देखो बना ना। अच्छा सेशन कोर्ट के पास याद होगा डेथ सेंटेंस ये दे सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट से पहले एक बार पूछना पड़ेगा। बाकी पेनल्टी एनी पेनल्टी है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 7 साल तक का जेल, देखो जरा चेक करो, 10 साल तक का जेल। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जल्दी जल्दी एक ऐसे बॉक्स बना के दिया होगा, ऐसे ऐसे नहीं है बॉक्स तुम्हारे बुक में। अरे यार चलो यहां से देख लेता हूं, तब मैं सोचा कि उसी से कर लेता हूं, है ना। अब आइए यहां पर, चलो शुरू करो। यहां सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास एनी सेंटेंस है ना, कोई लिमिट नहीं है। हाई कोर्ट के पास भी एनी सेंटेंस, लेकिन जो सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, वो लोग एनी सेंटेंस कर सकते हैं, बस डेथ सेंटेंस के लिए एक बार हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का जेल सुना सकता है ना। और उसके बाद आपका 7 साल से ऊपर ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा ना ये सब, और डेथ सेंटेंस तो 7 साल तक का ही सुना सकता है। जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक का जेल, 50,000 रुपए तक का पेनल्टी और कम्युनिटी सर्विस और बोथ भी सुना सकता है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास 1 साल तक का जेल, 10,000 रुपए तक का जुर्माना और बोथ और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। अगर आपके ऊपर फाइन लगाया गया और आपने फाइन दिया नहीं तो उस केस में आपको याद होगा 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 तक का फिर से जेल भेजा जा सकता है अगर आपने क्या नहीं दिया, फाइन नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट सेंटेंस। आइए, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सेवरल ऑफेंस कर दिया, मतलब सेवरल कन्विक्शन है आपका और सब में अलग अलग सजा, किसी में 3 साल किसी में 4 साल, तो क्या पहले 3 साल खत्म होगा फिर नया 4 साल शुरू होगा? तरीका तो यही है, याद रखिएगा कि एक पहले खत्म होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा। लेकिन अगर कोर्ट कभी कभी चाहे तो ये कह सकता है कि सारे के सारे पनिशमेंट क्या होंगे, कंकरेंटली भी चलेंगे। जैसे किसी को एक केस में 4 साल का सजा था, एक में 3 साल का, तो टोटल उसको 4 ही साल रहना है, 4 साल में 3 साल भी कवर हो गया। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल का सजा अलग फिर 4 साल का सजा अलग, टोटल कितना रहना पड़ सकता है उसको? 7 साल। तो याद रखना दोनों हो सकता है, पर जनरल रूल तो यही है कि पहले एक खत्म होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। लेकिन कभी कभी कोर्ट ऐसा भी डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं भाई कंकरेंटली चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, ऐसे तो कोर्ट जुडिशियरी है पर कभी कभार वो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले कर सकता है, पार्शियली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्शियली जुडिशियल। जैसे उसको अगर लगता है जैसे कि एफआईआर आपका खत्म करवा दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग चल रहा है उसको रुकवा दिया, तो ऐसे तो देखा जाए तो कोर्ट के नीचे का मामला है, लेकिन कोर्ट कभी कभी उसमें भी जा सकता। इनहेरेंट पावर का मतलब कोर्ट का इंक्लूसिव पावर है कि कोर्ट जस्टिस देने के लिए थोड़ा नीचे लेवल तक भी पहुंच सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये तो था BNSS1। अब आएगा BSA1 ना, सबसे ज्यादा टेक्निकल यही है ना BSA1। बाकी चार्ट के थ्रू देखता हूं और कुछ कुछ होगा तो वो भी करा ही देता हूं। अरे ये तो था यहाँ पे, नहीं बनाया था तुम लोगों ने ये, तो फिर तुम लोग से यही तो पूछा जा रहा था उस समय तक, है ना। बाकी ये भी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया जाता है, अगर उसको वारंट के अंदर लाया गया है तो याद होगा आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। लेकिन विदाउट अ वारंट किया गया है तो जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाएगा, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट उसको 15 दिन तक का क्या कर सकता है, डिटेंशन दे सकता है। उसके बाद उस 15 दिन में उसको उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देना है जहां उनका केस चलना है। ये होता है ना इस तरीके से। चलो अब क्या है बताओ, कौन है? BSA ना, मेन फैक्ट है।
और जो रेलेवेंट फैक्ट है ऐसे वो मेन फैक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मेन फैक्ट क्या होने वाला है, प्रूव होने वाला है। तो जल्दी बताइए, सब मिला के लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर एविडेंस का मतलब हर वो स्टेटमेंट दैट इज ओरल एविडेंस, हर वो डॉक्यूमेंट दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो आप कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने प्रेजेंट करते हो इन ऑर्डर टू प्रूव सम फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। आप रेलेवेंट फैक्ट को भी प्रूव कर देंगे तो भी कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में मदद मिलती है। तो आप एविडेंस दोनों चीज को प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, फैक्ट इन इशू को भी और रेलेवेंट फैक्ट को भी, है कि नहीं। बाकी मैंने बता दिया था, जनरली आपसे एविडेंस कब मांगा जाएगा, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही हो। जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब वो कोर्ट्स जहां पे एविडेंस लिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बता दिया था, एविडेंस तीन जगह से आ सकता है। विटनेस, विटनेस का मतलब हो गया गवाह, गवाह क्या देगा, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और भी कोई और मींस, जैसे आजकल इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी लगभग एविडेंस मानना शुरू कर दिया है। तो ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है, कोर्ट आपके बात से क्या होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए। चाहे ओरली बताओ, चाहे डॉक्यूमेंट्री बताओ, या चाहे किसी भी मीन से बताओ, अगर कोर्ट कन्विंस हो जा रहा है तो इसका मतलब फिर वो एक अच्छा एविडेंस था। एविडेंस बता दिया था दो तरीके का होता है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर है जी। आइए, सबसे पहला जो होता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। आपको याद होगा फैक्ट दो तरीके का होता है, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। पहले फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट के अंदर फिजिकल फैक्ट भी होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी होते हैं, है ना। जो फिजिकल फैक्ट है वो तो एक जगह पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही रहेगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है वो आपके दिमाग से जुड़ा होता है, वो बदलता रहता है ना। जैसे कहीं पर कोई सामान रखा हुआ था, तो सामान रखा हुआ तो सामान रखा ही हुआ होगा अगर उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ये हो गया फिजिकल फैक्ट, है ना। एक आपने कोई चीज देखा, अपने आंख से देखा, तो वो भी फिजिकल फैक्ट ही है। या अपने कान से सुना, किसी ने कुछ अपने मुंह से बोला तो बोला, ये भी आपका क्या, फिजिकल फैक्ट। लेकिन किसी ने मात्र ओपिनियन बनाया, मात्र दिमाग में क्या बनाया, ओपिनियन, कि हाँ ऐसा हुआ होगा, दैट बिकम्स द साइकोलॉजिकल फैक्ट, है कि नहीं। चलिए जी, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट सबसे पहले बता दिया था। एविडेंस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए लिया जा सकता है और रेलेवेंट फैक्ट को भी प्रूव करने के लिए एविडेंस लिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू का मतलब जो ये मेन फैक्ट्स हैं इसी को प्रूव करना है, इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। और ये नेसेसरी होता है, क्या होता है ये, नेसेसरी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट। इसी से राइट और लाइबिलिटीज का पता चलता है कि कौन किसका राइट है और किसकी लाइबिलिटी है कि नहीं। उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का मतलब ये सच पूछिए तो सीधे तौर पे फैक्ट इन इशू नहीं है, पर फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड इस ढंग से है जो वो भी लगभग फैक्ट इन इशू ही बनता हुआ दिख रहा है ना। आपको याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे, इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो आसपास की होती हैं सीधे तौर पे उससे चीजें प्रूफ होना हो, लेकिन कुछ और चीजें प्रूफ हो जाती है, कुछ और चीजों से फैक्ट इन इशू प्रूफ हो जाता है। एग्जाम्पल, ए के ऊपर आरोप था कि उसने बी को, है ना, पीटते पीटते मार दिया। तो जहां पे उसने मारा का मतलब मौत दे दिया, उसके आसपास उस दोनों में क्या बातें चल रही थी, कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोगों ने क्या क्या सुना, ये सब भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखिएगा जहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी, देखिए यहां पे आगे आएगा, देखो यहां, वेदर ए ने बी को के साथ रॉबरी की नहीं। अब इसके पीछे बी गया था कहां, मेला में। मेला में जाके वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, है कि नहीं। उसने किसी और को बताया था मेरे पास पैसे हैं, तो एक थोड़ा शक बनता है कि अगर ये पैसा बार बार दिखा रहा था तो हो सकता है कि उसके साथ रॉबरी हुई हो। तो ये पैसा दिखा रहा था बार बार कि मेरे पास पैसा है, कोई आदमी ये भी आके बता दे कि हाँ सर ये बार बार दिखा रहा था कि पैसा हमारे पास है मेला में, तो चांसेस बन सकते हैं कि इसके साथ रॉबरी हुई होगी। तो कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जो देखने में फैक्ट इन इशू नहीं लगते, लेकिन अगर वो भी प्रूफ हो जाए तो कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू तक पहुंचा जा सकता है। बाकी याद रखिएगा जब भी कोई भी ऑफेंस होता है तो इसमें वही सबसे पहले मोटिव का मतलब क्या हो गया, मेंस रिया, फिर प्रिपरेशंस, और लास्ट में क्या होता है, कंडक्ट। ये तीन होने के बाद ही माना जाता है कि हाँ भाई वहां पर क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है। बहुत बार कुछ फैक्ट ऐसा होता है जो देखने में इररिलेवेंट लगता है, लेकिन उसको फैक्ट इन इशू से जोड़ दिया जाए तो वो रिलेवेंट बन जाता
है। फॉर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ए के ऊपर आरोप है कि उसने उस एक तारीख को चेन्नई में मर्डर किया, लेकिन वो प्रूफ कर देता है कि उसी तारीख को मैं चेन्नई में था ही नहीं, मैं तो लद्दाख में था। तो किसी का लद्दाख में होना किसी तारीख को, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसी तारीख को उसने चेन्नई में मर्डर किया है, तो अब उसी तारीख को उसका लद्दाख में होना अपने आप में क्या बन जाता है, रेलेवेंट बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपका एग्जैक्टली इसका एक इंट्रो था, बाकी आपको पूरा करना है ना। BNS, BNSS और BSA आपको अच्छे से कर लेना है और पढ़ाई कीजिए शुरू। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और अभी टाइम है कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं जरूर दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू।